सावित्री ने तीसरी बार भी कन्या को जन्म दिया तो घर में खुशियों की जगह जैसे मातम सा छा गया। सावित्री को पूरा विश्वास था कि इस बार बेटा ही पैदा होगा, परंतु हाय किस्मत, सावित्री ने फिर से बेटी को जन्म दिया। सावित्री की सास शीला बड़े गुस्से में थी। अरे बहू, अपने फूटे भाग लेकर तुझे मेरे ही बेटे के पल्ले पड़ना था। अब मेरा गरीब बेटा 3-3 बेटियों की शादी कैसे कर पाएगा। सास की बात सुनकर सावित्री रोने लगी। सावित्री का पति सतपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, इसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये तो भगवान की देन है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जोरू के गुलाम, तू तो अपनी बीवी की ही पैरवी करेगा। मैं पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरने वाली। दूसरा ब्याह रचाऊंगी तुम्हारा, समझा? माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। अब मेरी दूसरी शादी की बात करती हो। अभी क्या मेरी उम्र है दूसरी शादी करने की? अब अगर मेरी दूसरी शादी की बात की तो मेरे मुंह से कड़वी बात ही सुनोगी। लो देखो, अरे क्या जमाना आ गया है। अब अपना बेटा ही भली बुरी सुनाने की बात कर रहा है। सतपाल घर से बाहर चला गया। शीला भी अपने कमरे में चली गई। सावित्री ने अपनी माँ को अपने घर बुलाया हुआ था। सावित्री की माँ लाजो देवी सब देख सुन रही थी। बेचारी क्या कहती, चुप बैठी रही। सावित्री बेटी, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है ये। माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये भी शायद खराब किस्मत लेकर पैदा हुई है। देखो ना, इसके सर में ये गुम्मड़ जैसे ना जाने क्या है। देखो तो ये क्या हो गया है। लाजो ने गुम्मद को हल्का सा दबाया तो बच्ची रोने लगी। बेटी, अब क्या होगा? बेटी पैदा होने से एक तो घर में वैसे ही सब नाखुश हैं। अब ये गुम्मड़, एक नई मुसीबत पैदा हो गई। शीला ने अभी तक बच्ची को देखा तक न था। बेटी पैदा हुई है सुनकर उसने मुंह फेर लिया था। इसलिए लाजो देवी और सावित्री ने किसी को कुछ नहीं बताया। शीला देवी सतपाल से कहती है, सतपाल, अपनी सास से कहो अपनी बेटी को अपने घर ले जाए। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ और तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। माँ, तुम भी कैसी बात करती हो? भगवान के लिए आप चुप रहो। अरे मैं क्यों चुप रहूं? तू नहीं कह पाएगा, मैं ही कह कर आती हूँ। और शीला देवी सावित्री के कमरे में चली जाती हैं और, लाजो जी, अपनी बेटी को अपनी इन 3 लाडलियों के साथ अपने घर ले जाइए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। शीला जी, ऐसा न कहिए। मैं गरीब विधवा अकेली औरत इन सबको कैसे पालूंगी? आप चाहें तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी बेटी भी एक तरफ पड़ी रहेगी, मेहनत मजदूरी करेगी, घर खर्च चलाने में सहयोग करेगी। तभी शीला की नजर बच्ची के गुम्मड़ पर पड़ गई। उसे देखकर शीला देवी का पारा बहुत चढ़ जाता है और वो गुस्से से बोलने लगती है, हे राम, ये क्या? ये कौन सा रोग लेकर पैदा हुई है ये लड़की? कहकर शीला देवी रोने लगी। अब तो मैं इनको एक पल भी नहीं रखने वाली। कहकर वो दंदनाती हुई वहां से चली गई। दूसरे ही दिन सुबह सतपाल और सावित्री बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गए। सतपाल जी, बच्ची का सीटी स्कैन करना पड़ेगा। 3000 का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं। मैं रुपयों की व्यवस्था करके कल फिर आऊंगा। ठीक है, परंतु ये गुम्मड़ फट गया तो बच्ची की जान भी जा सकती है। और हाँ, बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसमें खर्च कुछ ज्यादा आएगा। सतपाल कुछ नहीं बोला। असहाय सा अपनी बीवी और बच्ची की तरफ देखने लगा जैसे रो पड़ेगा। घर वापस आकर सावित्री ने जब सारी बात अपनी माँ लाजो देवी को बताई तो माँ बेटी ने आपस में सलाह करके ये फैसला किया कि लाजो बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। सतपाल भी इस बात के लिए राजी हो गया। शीला भी खुश हो गई। चलो, बला टली। माँ, मैं इसको अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे पास मर जाएगी तो मैं यहीं पर 2 आंसू बहा लूंगी। लाजो देवी 3 दिन की बच्ची को अपने घर लेकर आई तो गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लाजो किस किस का मुंह थामती। दूसरे दिन लाजो बच्ची को लेकर वैद्य जी के पास गई। लाजो बहन,
मैं गारंटी तो नहीं देता, कोशिश करके देखता हूँ, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। येलो इस पाउडर का लेप बनाकर रात को जब बच्ची सो जाए तो गुम्मट पर लगा देना, पट्टी बांध देना। वैद्य जी और लाजो के 1 महीने के अथक प्रयास से बच्ची ठीक होकर हंसने खेलने लगी। गाय के दूध में पानी मिलाकर दूध देकर लाजो किसी तरह बच्ची को जीवित रखे हुए थी। लाजो ने बच्ची का नाम सिमरन रख दिया था। दिन गुजर रहे थे। बच्ची अब बड़ी हो गई थी। विधवा पेंशन तथा खेतीबाड़ी से लाजो का खर्चा पानी चल रहा था। एक दिन सावित्री माँ के घर बच्ची को देखने आई। माँ, ये कितनी बड़ी हो गई है, तुमने बचा लिया माँ इसको। सिमरन, इधर आ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो ये है, कहकर सिमरन लाजो देवी से लिपट गई। आप कहाँ से आई हैं और आप मेरी माँ को माँ क्यों कह रही हो? क्या तुम भी मेरी माँ की बेटी हो? लाजो और सावित्री सिमरन की बात सुनकर हंसने लगी। इस तरह सिमरन अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। अब वो 9th क्लास में पढ़ रही थी। सतपाल और सावित्री सिमरन से मिलने आते रहते थे, परंतु वो सिमरन को कभी अपने घर लेकर नहीं गए, क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था। घर कच्चा था। सिमरन से बड़ी बहन 10th क्लास में फेल होकर घर में बैठी थी और सबसे बड़ी बहन ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। अपने पापा को सिमरन सतपाल अंकल कहती थी। सिमरन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उसके दूर की क्रिकेटर मां ने सिमरन की कोचिंग भी लगवा रखी थी। 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा में सिमरन ने प्रदेश भर में टॉप किया। साथ ही अब वो स्टेट क्रिकेट टीम की कप्तान ही नहीं, बल्कि उसकी टीम चैंपियन भी बन चुकी थी और अब तो उसका नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो चुका था। सिमरन के पास अब धन, यश, कीर्ति सब था। लाजो देवी अब बहुत खुश रहती थी। आज वो पहली बार अपने असली घर, अपने माँ बाप के पास आई थी। उसे अब पता चल चुका था कि उसके असली माता पिता सतपाल और सावित्री ही हैं। सिमरन सबसे मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु घर की दशा देखकर उसे रोना आ रहा था। आंटी, मैं जल्दी ही आपके घर को पक्का करवा दूंगी। एक दिन अचानक लाजो देवी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सिमरन वहां अब अकेली हो गई थी। कुछ दिन के लिए वो अपने घर, अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी थी। अब वो सतपाल और सावित्री को पापा माँ कहने लगी। माँ, मुझे अपनी आगे की परीक्षा के लिए शहर जाना है, जो अगले ही हफ्ते है। ठीक है बेटी, जैसा तू ठीक समझे। सिमरन अगले ही दिन सबसे आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। उसी शाम सतपाल के पास वहां का सेठ आ जाता है और सतपाल से कहता है, सतपाल, देख भाई, तूने बहुत साल पहले जो पैसे लिए थे अभी तक वापस नहीं दिए हैं, इसलिए तुझे अब यह घर खाली करना होगा। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैंने तो तुम्हारा एक एक पैसा वापस लौटा दिया है, वो भी ब्याज के साथ। तो भाई ये सब कागज क्या झूठे हैं? और उनके ऊपर ये देख, जो तेरे दस्तखत हैं वो भी झूठे हैं क्या? क्या बात है सतपाल, ये सेठ क्या बोल रहा है? माँ, ये सेठ झूठ बोल रहा है। मैंने इसके सारे पैसे दे दिए हैं। पता नहीं ये कहाँ से झूठे कागजात ले आया है। मैं तुमको बस 1 महीने का समय देता हूँ सतपाल, और उसके बाद मेरे आदमी यह मकान खाली करवा लेंगे। मैं ऐसे ही नहीं इस गांव का मुखिया बन गया हूँ। वो सेठ सतपाल को धमकी देकर वहां से चला जाता है और अब सतपाल बहुत ही चिंता में आ जाता है कि अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएगा। वो सेठ इसी तरह गांव वालों की जमीन को हड़प करके पैसा अपने पास इकट्ठा कर रहा था। बेटा सतपाल, अब हम क्या करेंगे? तुम पुलिस में जाकर रपट करवा दो कि सेठ झूठ बोल रहा है। माँ, इस सेठ के खिलाफ जाना इतना भी आसान नहीं है। अब तो भगवान ही कुछ करे तो करे, वरना अब कोई भी रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही। 1 महीना भी बीत जाता है और फिर सेठ अपने बदमाशों के साथ वहां पहुंच जाता है और सतपाल का घर खाली कराने लगता है। चलो उठाकर घर से बाहर गिरा दो सारा सामान। नहीं सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। ये तू सोच कि कहाँ जाएगा इन सबको लेकर? मुझे अपना पैसा चाहिए बस। जो भी घर से बाहर ना निकले उसको भी धक्के देकर बाहर निकाल दो। सेठ के आदमी घर में जाने लगे कि तभी पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और एक पुलिस अफसर वहां पर आ जाती है। और वो पुलिस अफसर और कोई नहीं, सतपाल की छोटी लड़की सिमरन थी।
वो अपनी मेहनत से पुलिस अफसर बन गई थी। क्यों सेठ जी? आपसे पैसा ब्याज पर लिया था मेरे पिताजी ने और वो आपको वापस नहीं मिला, क्या ये सही है? सेठ डर गया था और डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो पुलिस को सारी बात बताने लगते हैं कि किस तरह से ये लालची सेठ सबकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। सेठ जी, कल तक का समय देती हूँ, सब गांव वालों की जमीन वापस कर देना वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। सेठ पुलिस के डर से सबकी जमीन वापस कर देता है और सारे गांव वाले भी अब खुश थे। शीला देवी बहुत खुश थी। वो सिमरन के पास आकर बोलती हैं, बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरे पैदा होने पर मैंने तेरी माँ को बहुत बुरा कहा था। मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है दादी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लड़की भी लड़कों से कम नहीं होती। आज लड़कियां भी देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, पुलिस में हैं। आपको अपनी सोच अब बदलनी होगी। हाँ बेटी, आज तूने ये साबित कर दिया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। दोनों दादी पोती गले मिलती हैं और सावित्री देवी और सतपाल दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे।